हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश। मैं ओम चौधरी। आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो 12th का पहला चैप्टर रहने वाला है जो नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप यदि जेई मेंस भी देख रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए भी है, ठीक है। बाकी नीट वालों के लिए तो है ही है। इसमें मैं शॉर्ट रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज लेने वाला हूँ। शॉर्ट रिवीजन में हम ये लेंगे, रिवीजन नहीं, शॉर्ट रिवीजन, लाइक फॉर्मूला बेस्ड है ना, फॉर्मूला कहाँ कहाँ क्या काम आता है, कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आओ, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टेट में ध्यान रखना, यहाँ पे हम जो टॉपिक लेने वाले हैं उसमें तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, लाइक यहाँ पे चार्ज के बारे में, फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर अपना जो सेकंड रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, और जो थर्ड पार्ट रहेगा है ना वो रहेगा अपना कैपेसिटेंस के लिए। तो ठीक है, ऐसे तीनों चैप्टर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स आते ही आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे पहले आपको, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कि लाइक कुलाम्स है, कुलाम्स लो है। कुलाम्स लो में आपको पता होगा, कुलाम्स लो KQ/R², है ना, KQ1 Q2/R², पता है ये, है ना। ये K की वैल्यू आपको पता है, ये 1/4πε0 को K बोलते हैं। तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या है, KQ1 Q2/R², ठीक है। और यदि वेक्टर में है, R कैप में है, तो यहाँ पे R3, ठीक है, ध्यान रखना। तो वेक्टर फॉर्म भी पता रखना है आपको और नॉर्मल फॉर्म भी पता रखना है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E=KQ/R², ठीक है, KQ/R², ठीक है। ओपन करोगे तो ये आएगा, ध्यान रखना। आर की जो डायरेक्शन होगी वही हमारी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें पता है दो जो स्मॉल चार्जेस है, स्मॉल डिस्टेंस पे कोई चार्जेस रखे हुए हैं अपोजिट नेचर के लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के, तो इसको डाइपोल बोलते हैं, है ना। तो ये डाइपोल P, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, P Q×2A होता है। ये फॉर्मूला आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है। और P की जो डायरेक्शन होती है वो ध्यान रखना नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, ये ध्यान रखना। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें उल्टा होता है हमारा, है ना, नेगेटिव से निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जा रहा होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट रहती है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने क्रॉस सेक्शन एरिया को या फिर किस एरिया को क्रॉस करते हुए जा रही है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अभी इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ पे लाइक सबसे पहले कुलाम्स लॉ, तो कुलाम्स लॉ में भी इसमें हम देखते हैं इधर चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। तो लाइक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, Q=N, कभी भी N इंटीजर में होगा, है ना, ये सारी चीजें हैं। चार्ज कंजर्व रहता है ना, चार्ज एडिटिव रहता है, ये सारी प्रॉपर्टीज बेसिक जो आपको पता होगी, ठीक है। बात करते हैं हम कुलाम्स लॉ में। तो कुलाम्स लॉ में ध्यान रखना मल्टीपल चार्जेस के लिए समीशन करना है। इसके अलावा अपना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखना बेसिक प्रॉपर्टीज तो आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटती नहीं है ना, और पॉजिटिव से हमेशा स्टार्ट होती है और कहाँ जा रही होती है, एंड हो रही होती है नेगेटिव में। मतलब पॉजिटिव से हमेशा निकलना ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, है ना, और नेगेटिव में एंटर करना होता है हमेशा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एफ नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कभी भी ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो फिर भी बना सकती है ना, नॉर्थ से निकल के साउथ में, फिर अंदर के साथ साउथ एंड आउट में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप नहीं बनाती है। ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बात करें हम डाइपोल की, तो डाइपोल के लिए एक्सटर्नल फोर्स में हम टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क आता है P×E, ध्यान रखना टॉर्क क्या आता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ओपन करते हैं तो PE sin थीटा याद रखना है आपको, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू ये होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स में इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। डाइपोल ऐसे हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर लाइन पे हैं, तो ई इक्वेटोरियल की वैल्यू होती है KP/R3, ठीक है, KP/R3। लेकिन बात करें हम एक्सियल की, एक्सियल का मतलब होता है उसी एक्सिस पे, मतलब कोई डाइपोल है और उसके सेंटर से उसी के एक्सिस पे कोई पॉइंट अपना P, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सियल में 2KP/R³ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल याद रखना कि इसमें KP/R³ होता है और इसमें 2KP/R³
आर क्यूब होता है। ये आपको पता रखना है ये सारी चीजें। ओके चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं इसकी थोड़ी बहुत और थ्योरी। ये आपने देख लिया है ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स रह गया था। जैसे फ्लक्स के बारे में मैं बात बता रहा था कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स डेंसिटी से रिलेट करता है। लाइक यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, मतलब कोई भी 3D बॉडी है उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर भी ध्यान रखना, सरफेस पे नहीं उसके अंदर में, ठीक है। तो उसमें लिखते हैं रो इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन वी। और यदि उसकी सरफेस पे है ना चार्ज, तो वहां पे सिग्मा लेंगे, क्यू अपॉन ए लेंगे, ध्यान रखना। सरफेस पे है तो और इनसाइड भी है, मतलब चार्ज बॉडी के अंदर भी है ना, तो हम क्यू अपॉन वी लेंगे, अदरवाइज क्यू अपॉन ए लेंगे। और यदि उसके लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे, तो हम क्यू अपॉन लैम्बडा लेते हैं, क्यू अपॉन एल लेते हैं, ध्यान रखना। इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से और इसको रो से, ठीक है। तो यहां पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेयर सेल। थिन स्पेयर सेल के लिए ध्यान रखना, ये आउटसाइड के लिए के क्यू अपॉन आर क्यू भी होता है, यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस, अच्छा ये देखो इनसाइड आ गया है, ये आउटसाइड का ये सॉरी, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ध्यान रखना। तो ये है के की वैल्यू और ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा की फॉर्म में याद रखो तो ये याद रख सकते हो, रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, आउटसाइड के लिए। सरफेस पे आर बराबर आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। रो की फॉर्म में रखना है तो रो की फॉर्म में भी रख सकते हो, तो रो की फॉर्म में क्या आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा फिक्स, ठीक है। और इनसाइड में, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक मतलब कोई भी आपका स्पेयर वगैरह होता है तो उसमें इनसाइड में, मतलब क्योंकि चार्ज पूरा का पूरा बॉडी पे क्या होता है, पूरा का पूरा चार्ज आप दोगे तो कंडक्टिंग बॉडी में ना चार्ज हमेशा सरफेस पे चला जाता है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है और V कांस्टेंट रहता है। V की बात नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम पोटेंशियल में, अभी इसमें ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और बात करें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की, लाइक ए यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट थिन प्लेट सीट, एक सीट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा क्यू अपॉन एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, इसके लिए होता है 2k लैम्बडा, ठीक है, 2k लैम्बडा अपॉन आर, 2k लैम्बडा अपॉन आर भी याद रख सकते हो, या फिर लैम्बडा की फॉर्म में याद रखो तो लैम्बडा, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये थोड़ा सा इतना लंबा फॉर्मूला याद रखने से बेस्ट है कि 2k लैम्बडा अपॉन आर ही याद रख लो, तो आप बढ़िया बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात हो रही थी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गाउस लॉ भी आता है, ध्यान रखना। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो मेजरमेंट करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थ्रू ए सरफेस, एक सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको देखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला आता है जो वो आता है हमारा सबसे पहले फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। डी ए क्या है यहाँ पे एरिया और ई क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो किसी भी सरफेस एरिया को कोई क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करते हुए जा रही है तो उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू ये होगी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। और जब डॉट या फिर है ना एकदम परफेक्टली ये जैसे वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना, तब ये यूज करना है इंटीग्रेशन वाला। और यदि कांस्टेंट ही है ना, तो आप ई डॉट डी ए यूज करोगे, तो ई डॉट डी ए को ओपन करोगे तो ये कॉस थीटा, ई डॉट डी ए यूज कर सकते हो आप, तो डॉट प्रोडक्ट कर लो या ये से कर लो। तो ये फिक्स के लिए और ये वेरिएबल के लिए है फ्लक्स का फॉर्मूला ही, ठीक है, समझ गए। तो ध्यान रखना जैसे ये सरफेस, तो सरफेस एरिया है तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है वो एरिया की डायरेक्शन होती है, और ई ये है, इन दोनों के बीच में एंगल है, जो भी एंगल आएगा वो, ठीक है। तो ऐसे करोगे फ्लक्स आ जाएगा आपका, फ्लक्स क्या आ जाएगा फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ओके। और कॉस थीटा इनके बीच का एंगल है। जैसे इसके लिए अब इसके लिए तो 0 हो जाएगा फ्लक्स, इसके लिए पॉजिटिव फ्लक्स क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल से छोटा है, थीटा है ना लेस देन 90 है, यहाँ पे एक्चुअल में 90 है तो फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि एंगल आपका बड़ा है, ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फॉर ए क्लोज सरफेस आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव व्हाइल द इनवर्ट फ्लक्स इज टेकन टू बी
नेगेटिव, अंदर जाने वाला नेगेटिव और बाहर जाने वाला पॉजिटिव काउंट करते हैं हम फ्लक्स को, ध्यान रखना, ठीक है। और टू गेट द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एंड टोटल चार्ज इनसाइड, तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। इसके लिए गाउस लॉ यूज करते हैं। गाउस लॉ यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस के लिए था। अब यहाँ पे जो बड़ी बॉडीज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था कूलम्ब्स लॉ, इसीलिए गाउस लॉ पढ़ते हैं। गाउस लॉ कुछ कुछ कंडीशंस मानता है भाई, एक सिमेट्री मानो ऑब्जेक्ट का, देन उसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है। तो ये गाउस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी लिंकेज होता है सरफेस, है ना, सरफेस से जो भी लिंकेज होता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनके लिए ये बोल रहा है कि जो फाई है या फ्लक्स है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, मतलब इतना होता है फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा, ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड में जो भी चार्ज है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स के दो फॉर्मूले हो गए यहाँ पे, एक तो ई डॉट डी ए हो गया, एक सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। ये हम बॉडीज के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं, इन दोनों से हम डेराइव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे फ्लक्स अक्रॉस द सम डिफाइंड सिमेट्रिक क्लोज सरफेसेस, इनके लिए क्या होगा, देखो हेमीस्फेरिकल बॉडीज है, ठीक है, तो और इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई, ध्यान रखना यहाँ पे ये है भाई कितना सरफेस को क्रॉस करके जा रहा है, ध्यान रखना। मान लो ऐसा है, ठीक है, तो यहां से ए बी इधर है और ई बी इधर है, इस एरिया का मान लो ये आपका हेमीस्फेरिकल है, हेमीस्फेरिकल मतलब ऐसा इस टाइप का है या फिर इस टाइप का है, ठीक है। तो ये कितना क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो इसका एरिया लेना है, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा, ई इंटू इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है ना वो ही लेना है आपको हेमीस्फीयर में, ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में ध्यान रखना फिर उसका आधा स्फीयर लेंगे हम। नॉन यूनिफॉर्म में तो हम पाई आर स्क्वायर लेंगे, ध्यान रखना, प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे हम। और यदि आपके पास ऐसा है कुछ, मान लो हेमीस्फीयर में ही ऐसा है कि ई है ना यूनिफॉर्म है, ठीक है, ई यूनिफॉर्म है, तो आप ध्यान रखना प्रोजेक्टेड एरिया लोगे, मतलब वहां पे क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ठीक है। लेकिन हेमीस्फीयर में यदि नॉन यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, कम ज्यादा ऐसा वाला है, तो आप ध्यान रखना इसका कंप्लीट सरफेस एरिया लोगे फिर, ठीक है, वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है, इस केस में। तो इन दोनों के लिए याद रखना है आपको। फिर आता है गाउसियन क्यूब के लिए, तो क्यूब में ना चार्ज यदि कॉर्नर पे रखा हुआ है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8 डिवाइड में 8 हो जाएगा, क्योंकि कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो एक में 1/8 पार्ट मिल रहा होगा। मान लो ये क्यूब है, क्यूब में एक कोने में चार्ज रख दिया है ना, या फिर सेंटर पे रखा हुआ है, लेकिन चार्ज इस कोने से कितना पास हो रहा है, तो वो 1/8 होगा, ध्यान रखना। केप्ट चार्ज एज ए कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो क्यूब से कितना चार्ज आ रहा होगा, कि फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना 1/8 हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये क्या क्यूब को मिल रहा होगा, फेस को कितना मिल रहा होगा, फेस कितने हो गए, फेस के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो 1/8, और एक से ना एक कोने पे रखा हुआ ना, तो इन तीन को ही मिल रहा होगा, है ना, तो 1/8 इंटू 3, तो क्यू फेस के लिए ध्यान रखना कितना आ जाएगा, 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और उसके अलावा टोटल कितना रहता है आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखना, ये फेस के लिए, ये है फेस के लिए, और ये है क्यू इसके लिए, पूरे कंप्लीट क्यूब के लिए, भाई क्यूब में कितना मिल रहा है, और ये टोटल अपना, ध्यान रखना, ठीक है। यदि ये सेंटर पे रखा हुआ है तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 फेसेस, है ना, 5 फेसेस का जितना भी होगा उतना, ठीक है। तो और अदरवाइज फॉर्मूला तो अपना टोटल का तो वही आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। ये मैंने बताया ही कि ये लाइन हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, याद करो, वहां पे भी एक फाइनाइट लाइन थी या इनफाइनाइट लाइन की लेते थे, तो ई इक्वल टू क्या लेते थे, 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो वही फॉर्मूला बन रहा है, एक तरह से फॉर्मूला दोनों में एक ही याद रख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा इनफाइनाइट प्लेट सीट के लिए याद रखना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक साइड में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है।
इसके अलावा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स है ना, और कंडक्टिंग है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो वो एकदम सॉलिड है और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। तो सॉलिड में ध्यान रखना अंदर भी चार्ज की अलग अलग होती है। अब आउटसाइड के लिए, सरफेस के लिए और इनसाइड के लिए 3 पॉइंट लेते हैं, तो तीनों पॉइंट में ध्यान रखना इनसाइड वाले में कुछ ना कुछ चार्ज की अलग होती है। तो इसमें जब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस बाहर वाले पे तो क्या आ जाता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है। इस पे क्या आता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आता है। और इनसाइड वाले के लिए याद रखना है आपको, इनसाइड वाले के लिए ये आता है के क्यू आर, मतलब ई इन के लिए याद रखना के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, मतलब इसमें ई आर के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसीलिए डायरेक्ट आर के प्रोपोर्शनल होता है। देन सरफेस पे पहुंच जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से जाता है फिर। तो ये ग्राफ ध्यान रखना, और ये ठीक है। बात करें हम एक लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो इसमें रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड, रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना ये आर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, और ये 1 अपॉन आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही आता है, ध्यान रखना, ऐसे पहले प्रोपोर्शनल देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है। तो इसके लिए ग्राफ एक जैसा ही रहता है ना। हम बात करें चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, ये नॉन कंडक्टिंग था, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है, ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, बट ये नॉर्मल कोई सा भी स्फीयर हो सकता है। बट कंडक्टिंग के लिए क्या होता है, कंडक्टिंग में सारा का सारा चार्ज क्या होता है, बॉडी पे आ जाता है, चार्ज अंदर आ जाता है ऊपर की तरफ, मतलब चार्ज दोगे तो वो पूरा का पूरा फैल के ऊपर की साइड आ जाएगा सरफेस पे। तो इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो इनसाइड वाला जो ये फॉर्मूला है ना, ये ओनली स्फीयर्स के लिए होता है, कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए ई जीरो हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। उसके बाद में जो ग्राफ है वो सेम रहता है पहले वाले स्फीयर की तरह, तो ये सेम रहेगा, बस ये वाली जो लाइन है वो नहीं आएगी ग्राफ में, ठीक है, फॉर्मूला बाकी सेम है। चलो, ये आपको मैंने बेसिक थ्योरी बताई है इसकी, जो कि डायरेक्ट शॉर्ट रिवीजन था एक, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। अभी रीनीट में ये जो क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आया एक मेटल क्यूब है 5 सेंटीमीटर, चार्ज 6 माइक्रोकुलाम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा क्यू अपॉन ए होती है। क्यू आपके पास दे रखा है 6 माइक्रोकुलाम है, तो 6 माइक्रोकुलाम डिवाइड में ए क्या है, अच्छा ये है साइड, तो साइड 6a स्क्वायर होती है, याद करो इसका, है ना। एक क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है ना। तो ये a मिल गया हमें, तो यहाँ पे भाई 6 माइक्रोकुलाम की 10 की पावर -6 गुलाम आ गया 6a, 5 सेंटीमीटर है, 5 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर दो, 6 से 6 कट गया, 5 बच गया, तो 10 की पावर -6 और ये आएगा हमारा 4, तो ये ऊपर गया 10 की पावर +4 डिवाइड में बच गया 25, ठीक है। तो अब यहाँ से आया हमारा कितना, 10 की पावर -2 बच गया हमारा, और यहाँ पे 1/25 बच गया। इसमें 2 पावर और चढ़ा दो, तो ये 100 × 10 की पावर -4 हो जाएगा अपॉन 25, ठीक है। 2 कैरीज और चढ़ा दिया, 100 लिख दिया मैं, तो ये आ गया हमारा 4 × 10 की पावर -4। तो ये कौन से क्वेश्चन में मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, 4 × 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 तो नहीं आएगा, सही बात है। इसको इन्होंने 0.4 लिख दिया, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया इसने, एक कम कर दिया, इसमें से एक प्लस बढ़ा दिया, तो इसको लिख सकते हैं 0.4 × 10 की पावर -3, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए ये दिया है, अदरवाइज कई बच्चे इसको लगा देंगे, ऐसा मत करना भाई, पावर्स को भी देखना है ना। तो ये करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, E.ds इक्वल टू 0 है, 5 E.ds इक्वल टू 0 है,
तो वो बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसका मतलब देखो क्या है, ई डॉट डी एस का मतलब है, ई डॉट डी एस मतलब एनक्लोज्ड, अंदर में है ना, या तो चार्ज जीरो है टोटल, ठीक है, या फिर कोई यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उससे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर बराबर है, इसलिए फाई की वैल्यू जीरो। ई डॉट डी एस का मतलब है फ्लक्स आपका कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो फ्लक्स है वो आपका जीरो हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, नहीं, ई डॉट डी एस का मतलब बताना है यहाँ पे, फ्लक्स जीरो कब हो सकता है वो कंडीशन बतानी है आपको। द ऑल चार्ज मस्ट बी नेसेसरी बी इनसाइड द जीरो, मस्ट बी नेसेसरी वो तो होता ही है, बट यहाँ पे जीरो बताना है, ठीक है, फ्लक्स जीरो कैसे हो सकता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्मली, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द, हाँ ये वाला लाइन मैच हो रहा है इससे, मैंने बताया ना अभी दो कंडीशन है इसकी, ठीक है भाई, दोनों कंडीशन कोई सी भी सेटिस्फाई हो रही है तब आपका फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स इसीलिए जीरो होगा क्योंकि एंटर करने वाले नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन आउटगोइंग के बराबर हो रही है, इसीलिए नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, तभी हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस इसमें पढ़ के दिमाग लगाना था आपको। चलो यहां पे क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁻⁻⁻⁰ न्यूटन पर कूलम, एक्सपीरियंस द टॉर्क इज इक्वल टू द 4 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल। ओके, अभी टॉर्क का हमने फॉर्मूला देखा था, हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या देखा था भाई हमने, कि P क्रॉस E होता है ना, या फिर PE साइन थीटा, ये देखा था हमने। अच्छा यहाँ पे टॉर्क आपको दे रखा है कितना, 4 न्यूटन मीटर, और P आपको, P तो खैर निकालना है ही, P भी क्या होता है 2A × Q होता है ना, याद करो -Q + Q, दो छोटे छोटे चार्जेस है उनके बीच की डिस्टेंस 2A है ना, तो इसका मोमेंटम क्या होता था, डाइपोल मोमेंटम क्या होता था इसका, तो ये होता था 2A × Q, है ना, ये हमें पता है। तो P निकाल लो पहले, P, तो P निकालते ही Q भी निकल जाएगा आपका, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है बेटा, E दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁻5, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और टॉर्क दे रखा है 4, इसके अलावा लेंथ दे रखा है, मतलब 2A की डिस्टेंस दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर में कर लेना इसको, ठीक है, और चार्ज आपको पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, P निकल जाएगा, P निकलते ही वो भी निकल जाएगा। तो देखो टॉर्क 4 रख दिया, P आपको निकालना है, E आपको दे रखा है 2 × 10⁵, और साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, P × 2 × 10⁵ × 1/2, और ये 4, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया P की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻⁻5, ये 5 इधर जलाएगा, P आ गया आपका। अब P आ गया आपके पास, तो ये आपको दे रखा है कितना आया, 4 × 10⁻⁻5, 2A की वैल्यू है आपके पास 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर में, और Q आपको निकालना है। अब यहां से इसका डिवाइड दे दो, Q आ जाएगा अपने आप ही, तो ये आ गया हमारा 2, और ये आ गया हमारा -2, तो 10⁻³ Q = ओके। इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। तो अब देखो इसमें जो भी आंसर आ रहा होगा वो, तो 2 माइक्रो कूलम आंसर इसका आएगा भाई, ठीक है। मिली कूलम बोल सकते हैं ना इसको, 2 मिली कूलम बोल सकते हैं भाई इसको, चार्ज को, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है, द एरिया ऑफ द सरफेस, द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस, द शेप ऑफ द सरफेस, द वॉल्यूम ऑफ द एनक्लोज बाय द सरफेस। अरे भाई फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखो, E डॉट ds होता है, ठीक है, लेकिन इस पे ध्यान रखना कि ये हमारा फॉर्मूला नहीं था, गाउस के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला कौन सा था, σ q/ε0,
और ये क्या बोलता है कि ये सिग्मा क्यू, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, एनक्लोज्ड कितना है, वो एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर चार्ज कितना है। एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट था, है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे डिपेंड करता है इस पे। तो इससे बेस्ट कौन सा सबसे बेस्ट आंसर है इसका, द सरफेस द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, बी आंसर इसका ठीक है भाई, ध्यान रखना, द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। समझ गए, ये चीज ध्यान रखना है आपको कि एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर कितना चार्ज है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो जल्दी जल्दी कर लोगे। अब ये बोल रहा है कि ए चार्ज कितना है, क्यू माइक्रोकुलाम इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द क्यूब। ओके, एक क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है भाई ये चार्ज, ठीक है, इसके यहां पे सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन सरफेस, किसी भी एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है ये पूछ रहा है भाई, है ना। तो इसके फेसेस कितने होते हैं, फेसेस होते हैं 6, है ना। तो यहां से टोटल कितना निकल रहा होगा फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स निकल रहा होगा हमारा सिग्मा क्यू आपका क्यू है, क्यू माइक्रोकुलाम है, अपॉन टोटल एप्सिलॉन, ये टोटल फ्लक्स होगा। अब एक फेस के लिए ये टोटल सारी सरफेसेस से निकल रहा है, तो फॉर वन फेस के लिए कितना होगा भाई, फॉर वन फेज के लिए होएगा क्यू एफ या फिर फाई एफ, ठीक है, फ्लक्स फॉर द फेस। एक फेज के लिए कितना हो जाएगा, देखो 6 फ्लक्स थी, 6 फ्लक्स का है ना, डिवाइड कर दो, तो क्यू अपॉन क्यू, अच्छा क्यू है ना माइक्रोकुलाम में था तो 10⁻⁻⁶, और यहां पे 1/6 करना पड़ेगा इसका, टोटल का 1/6, है ना, क्योंकि वन फेज के लिए कितना आएगा 1/6 टोटल का 1/6 आएगा एक फेज के लिए, तो 1/6 कर दिया एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये इसका आंसर आएगा भाई, ध्यान रखना। तो ये किस में मैच हो रहा है, ये ई नहीं है, ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट है ना, ये एप्सिलॉन नॉट है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा भाई, इसमें आएगा 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, इतना सा डिफरेंस भी दे दिया है, तो आपका आंसर आएगा ये, ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है। चलो, छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था। अब देखो 22 नीट में क्या आया था, 22 नीट में एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए हमें पता है V = E.dr होता है, E.dr होता है ना, मतलब इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट रहता है। इक्विपोटेंशियल में याद रखो, इक्यू पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है कि V = 0, ध्यान रखना, दो सरफेसेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 रहता है, तो यहाँ पे 0, तो E.dr को हम बोले तो E.dr cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ये 0 है, तो 0 = E.dr आ गया आपका, E.dr इंटू cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये 0 कब आती है भाई, तो थीटा जब 90 होता है, जब cos की वैल्यू 0 आती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपने अभी फॉर्मूले में नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल में ये रिलेशन आएगा, है ना, बाकी आपने बोर्ड तो किया ही है, तो इतना सिंपल तो चीज आपको पता ही होगी, है ना। तो ये आपका 90 डिग्री इसमें आंसर रहने वाला है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, V = E.dr, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा आता है और उसकी वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस -q + q आर द प्लेस्ड एट L डिस्टेंस, शो इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R इज ग्रेटर देन ऑफ R। देखो इस तरीके का है डायग्राम, यहाँ पे नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, ऐसे बताते हैं हम। ये है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L, ठीक है, ये -q और ये प्लस का q रखा हुआ है, ठीक है, और ये R डिस्टेंस पे रखा हुआ है वेरी विथ एज, ठीक है। तो भाई ये इक्वेटोरियल का ले लो या इक्विपोटेंशियल का ले लो या कहीं से भी ले लो, R डिस्टेंस पे, डाइपोल में भी ऐसे होता है वैसे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला एक्सियल के लिए याद रख लो। एक्सियल के लिए क्या था हमारा, एक्सियल के लिए था 2kp/r³, 2kp/r³। तो E किसके प्रोपोर्शनल था, 1/r³ के था भाई, ध्यान रखना,
बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है तो हम इसको एज ए डाइपोल काउंट करते हैं। वो बोल रहा है ना यहाँ पे आर इज अ ग्रेटर बहुत ज्यादा एल से, लाइक इसको एज ए डाइपोल कंसिडर करके करूं। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सियल के लिए हम देख सकते हैं, इक्वेटोरियल के लिए भी देखोगे तो केपी अपॉन आर क्यूब भी होता है। तो ये बस पूछ रहा था कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये 1 अपॉन आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसमें बी आपका आंसर रहने वाला था। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, समझ गए, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक वाइज, चलो अब इसका जो पार्ट रहेगा अपना उसमें हम टॉपिक वाइज लेंगे। आज का जो था, जो अभी लेटेस्ट के मैंने 22 तक के जो भी क्वेश्चन थे वो भी ले लिए हैं, और ये सीरीज अब कंटिन्यू चलने वाली है। अब इसकी हो सकता है 2 पार्ट या 3 पार्ट बने अपने, या हो सकता है 2 ही पार्ट बने, है ना, जिसमें चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स इन तीनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो टॉपिक वाइज रहेंगे, जैसे 3 टॉपिक है ना डाइपोल तक, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चलेगा अपना। ठीक है, तो अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज रहेंगे। ठीक है, और अभी 22 तक मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, है ना, इस चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टेट में जो टॉपिक हमारे तीनों हैं उन तीनों टॉपिक से हमने इसके 22 तक क्वेश्चन ले लिए। अब 21 से लेके पीछे 2014 तक करने ना, लेटेस्ट 10 ईयर के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, जब तक टेक केयर, बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहो भाई।